नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। किसानों और सरकार के बीच शनिवार को विज्ञान भवन में हुई इस दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। बैठक में किसानों की ओर से 40 किसान संगठनों के नेता मौजूद रहे, जबकि सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री सोम प्रकाश, कृषि विभाग के अफसरों ने हिस्सा लिया। बता दें, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाना शामिल था। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होते तो घर वापसी नहीं होगी। मीटिंग के बाद अखिल भारतीय किसान सभा के हन्नान मोल्ला ने कहा कि सरकार काफी दबाव में है। हम सभी ने कहा कि कानूनों को रद्द कराना ही हमारी मांग है, इसके अलावा किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं चाहते हैं। कानूनों को निरस्त करने तक विरोध वापस नहीं लिया जाएगा। हरियाणा में महिलाएं ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। गौरतलब है कि ये महिलाएं 26 जनवरी को दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगी। दरअसल किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वे दिल्ली में गणतंत्र दिवस वाले दिन ट्रैक्टर परेड करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जानकारी दी है। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही बीजेपी के बड़े नेताओं और यहां तक केंद्र की सरकार के मंत्रियों ने भी इसमें खालिस्तानियों की एंट्री होने, आंदोलन को वामपंथियों का समर्थन होने का आरोप लगाया। इसे लेकर किसानों ने पहले भी नाराजगी जाहिर की और अब बीजेपी के 3 नेताओं को कानूनी नोटिस भेज दिया गया है। पंजाब के किसानों ने केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, गुजरात में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को मानहानि वाले बयानों को लेकर नोटिस भेजा है। नोटिस में नेताओं से अपने बयानों को लेकर बिना शर्त माफी मांगने और बयानों को वापस लेने की मांग की गई है। किसानों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे को भेजे गए पंजाब के छात्रों के एक पत्र को याचिका के तौर पर अदालत ने स्वीकार कर लिया है। छात्रों ने पत्र लिखकर दिल्ली आना चाह रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस के बल प्रयोग की जांच करने की मांग की है। छात्रों ने पत्र में लिखा है कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर वाटर कैनन छोड़ा गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके अलावा छात्रों ने मांग की है कि हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने कथित राजनीतिक प्रतिशोध के कारण किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए हैं वो वापस लिए जाएं। किसान आंदोलन में किसानों के गुस्से का शिकार मुकेश अंबानी भी हो रहे हैं। पेट्रोल पंप से लेकर जियो के टावर्स तक को नुकसान पहुंचा गया है, जिसके बाद टावरों में तोड़फोड़ के मामले में अब रिलायंस ने हाईकोर्ट का रुख किया है। कंपनी ने अपनी संपत्ति और सुविधाओं की रक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही रिलायंस ने सफाई देते हुए कहा है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग के फील्ड में आने का कोई इरादा नहीं है और उसने इसके लिए देश भर में कहीं भी कोई कृषि जमीन नहीं खरीदी है। कंपनी ने कहा है कि उसने बीते वक्त में भी किसी तरह की कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की है। बता दें कि किसानों को इस बात का डर है कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद उनके खेतों पर कॉर्पोरेट्स का कब्जा हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का कहना है कि अगर केंद्र सरकार उनकी कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड को बाजार में बेचने की इजाजत देती है तो इसकी 1 डोज की कीमत 1000 रुपए होगी। हर व्यक्ति को 2 डोज लगवानी होगी तो इसकी प्रति व्यक्ति कीमत 2000 रुपए हो जाएगी। हालांकि पूनावाला ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि सरकार के लिए हम वैक्सीन बेहद खास कीमत में मुहैया कराएंगे। पहली 100 मिलियन डोज की कीमत 200 रुपए प्रति डोज होगी। इसके बाद ये अलग अलग दामों में दी जाएगी। कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ है, बिना सोचे समझे अनुमति दी गई है जो कि खतरनाक हो सकती है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टैग करते हुए लिखा, डॉक्टर हर्षवर्धन कृपया इस बात को साफ कीजिए, सभी परीक्षण होने तक इसके इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए जब तक भारत एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ शुरुआत कर सकता है। भारत बायोटेक को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आईसीएमआर और एम्स के हेड ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि इस वैक्सीन को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जिस वैक्सीन को प्रमुखता से लगाया जाएगा वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन होगी, ना कि भारत बायोटेक। लेकिन अगर मामलों में तेजी आती है और अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता होती है तो भारत बायोटेक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको लगाने के बाद लोगों को मॉनिटर किया जाएगा जैसे ट्रायल के दौरान किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्लिनिकल मोड में ही किया जाएगा।
कोरोना वायरस का टीका बनाने वाली फार्मा कंपनी भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एल्ला का कहना है कि देश में उनकी वैक्सीन को लेकर राजनीति की जा रही है। कोविड वैक्सीन के बारे में कृष्णा एल्ला ने कहा कि आपातकालीन इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी मिलना भारत में इनोवेशन और नए प्रोडक्ट के विकास के लिए बहुत बड़ी छलांग है। ये भारत में नई खोज के लिए माहौल तैयार करने की दिशा में एक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि हम केवल भारत में ही नहीं क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, हमने ब्रिटेन समेत 12 से भी ज्यादा देशों में क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। हम केवल एक भारतीय कंपनी नहीं हैं, हम सचमुच में एक वैश्विक कंपनी हैं। इंग्लैंड में आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन दी गई है। इसको पहली बार 82 वर्षीय डायलिसिस के मरीज ब्रायन पिंकर को दिया गया है। बता दें, ट्रायल के बाद ये पहली बार है जब किसी व्यक्ति को ये वैक्सीन दी गई है। भारत ने भी इस वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है और आने वाले कुछ दिनों में इसका इस्तेमाल देश में शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 16,504 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 1,03,40,000 के पार हो गए हैं। इसके अलावा एक दिन में 214 और लोगों की जान भी गई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 1,49,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,43,000 के पार हैं। इनकम टैक्स विभाग के कुछ अफसर सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित दफ्तर पहुंचे और संपत्ति से जुड़े एक मामले में उनके बयान दर्ज किए। वाड्रा लंदन की एक संपत्ति को लेकर पहले से ही जांच का सामना कर रहे हैं और इस मामले में ईडी उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है। वाड्रा पर आरोप है कि वह लंदन में 19 लाख पाउंड के एक फ्लैट खरीदने के लिए गलत तरीके से पैसे विदेश ले गए। वहीं कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। सेंसेक्स आज 307 अंक की बढ़त के साथ 48,176 अंकों के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर और निफ्टी 114 अंक के साथ 14,132 अंक पर बंद हुआ है। बता दें, बाजार के खुलते ही सेंसेक्स में 240 अंकों का उछाल देखा गया और ये पहली बार 48,000 के आंकड़े को पार कर गया। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 86 अंकों की बढ़त के साथ 14,104 पर खुला था, जो कि 114 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और एंट ग्रुप के फाउंडर चीनी अरबपति कारोबारी जैक मा पिछले 2 महीने से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। उन्होंने हाल के दिनों में चीनी सरकार की नीतियों की आलोचना की थी, जिसके बाद उनकी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की गई थी। जैक मा के इस तरह गायब होने के बाद कई तरह के संदेह भी जाहिर किए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हाल में अफ्रीका में अपनी कंपनी से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम अफ्रीका बिजनेस हीरोज में भी वे नजर नहीं आए। उनकी तस्वीरें भी शो की वेबसाइट से हटा दी गई। जैक मा को कम्युनिस्ट देश चीन के लिहाज से काफी मुखर माना जाता है और वे युवाओं में काफी लोकप्रिय भी हैं। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने चीन के शहर शंघाई में चीन के वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की तीखी आलोचना की थी, जिसके बाद सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी भड़क गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।